आज का जो टॉपिक है हम लोग का सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। हिंदी में इसे केंद्रीय स्थल सिद्धांत कहते हैं। तो ये अर्बन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। स्थानिक संगठन के बारे में यह बताता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता वाल्टर किस्टॉलर ने 1933 में प्रस्तुत किया। हालांकि इस पर उन्होंने डिसर्टेशन अपना 1932 में दिया था। यह सिद्धांत अधिवासियों की स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण को समझाने का प्रयास करता है। इनका यह जो कार्य है वो दक्षिण जर्मनी में किए गए फील्ड वर्क पर आधारित है और 1933 में ये प्रकाशित हुआ। इस दिशा में विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी काम किया, जैसे कि स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक विद्वानों ने कार्य किया। इस दिशा में 1954 में लॉस, 1958 में विजेलबेरी और गैरिसन, 1970 में वांस स्टीन फोल्के के नाम उल्लेखनीय हैं। उलमैन का मत था कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति समय की बात थी जिसे क्रिस्टॉलर ने सर्वप्रथम 1933 में प्रतिपादित किया। तो सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर आते हैं। तो पहला जो मान्यता है इसमें समरूपी क्षेत्र आइसोट्रॉपिक सरफेस की बात की गई है। क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं जैसे कि जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति और संसाधन सभी स्थानों पर समान होना चाहिए। तो एक समरूपी क्षेत्र के लिए ये लिया गया। दूसरा है जनसंख्या का समान वितरण हो, अर्थात जनसंख्या की वितरण, उसकी क्रय शक्ति पूरे क्षेत्र में समान होना चाहिए। परिवहन की समान सुविधा हो, सभी दिशाओं में परिवहन लागत और सुविधाएं समान हो, यातायात के साधनों में समरूपता होना चाहिए। चौथा जो है इसमें निकटतम केंद्र से खरीदारी होनी चाहिए। उपभोक्ता दूरी और लागत कम करने के लिए निकटतम वस्तुओं से वस्तुएं खरीदता है। पांचवा जो है इसमें न्यूनतम आवागमन लागत का बात किया गया है। विक्रेता जो सेलर्स हैं लोग अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हों। और छठा इसकी जो मान्यता है, केंद्रीय स्थान अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है या प्रशासनिक, व्यापारिक तथा सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो ये 6 मान्यताओं पर क्रिस्टॉलर का सिद्धांत आधारित है। उनमें सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि सेंट्रल प्लेस क्या होता है। सेंट्रल प्लेस वह बस्ती या सेटलमेंट होता है, वह नगर होता है जो अपने आसपास के क्षेत्रों को विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल फंक्शंस क्या होता है, केंद्रीय कार्य किसे कहते हैं। वे सभी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सेवा जो एक केंद्रीय स्थान द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों को प्रदान की जाती है, केंद्रीय कार्य कहलाती है। तो ये हम लोग देख लिए, ये बेसिक कार्य जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय स्थानों का, इसमें पदानुक्रम की बात की गई। केंद्रीय स्थान आकार और कार्यों के आधार पर विभिन्न स्तरों में व्यवस्थित होता है। बड़े केंद्र अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि छोटे केंद्र सीमित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सेवा क्षेत्र के आकार पर आते हैं। क्रिस्टॉलर के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय स्थान का सेवा क्षेत्र हेक्सागोनल होता है, षटभुज आकार का होता है, क्योंकि यह पूरे क्षेत्र को बिना किसी रिक्त स्थान या अतिव्यापन के, ओवरलैपिंग के सबसे प्रभावी ढंग से कवर करता है। प्रत्येक केंद्रीय स्थान का एक सेवा क्षेत्र होता है जहां तक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती। तो ये सेंट्रल प्लेस की सारी विशेषताएं हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सेंट्रल प्लेस की एक उसको सब पार्ट कहिए, क्योंकि ये भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बहुत मदद करता है। थ्रेशोल्ड्स ऑफ गुड्स। थ्रेशोल्ड्स ऑफ गुड्स में वस्तुओं की देहरी की बात की जाती है। किसी भी
बस्ती में किसी वस्तु या सेवा को चलाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो सेवा बाज़ार में चलता रहता है। इसे ही वस्तु की दहलीज या देहरी कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र में कोई सेवा स्थापित हो जाती है, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण उसकी मांग पर्याप्त नहीं है, तो वह सेवा अधिक समय तक नहीं चल सकती। अतः प्रत्येक सेवा को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाए रखने के लिए न्यूनतम उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल टाइप एंड फंक्शनल यूनिट। कार्यात्मक प्रकार। कार्यात्मक प्रकार से आशय नगर के विभिन्न कार्यों से हैं। जैसे नगर में सामाजिक सेवा होता है, राजनीतिक सेवा, आर्थिक सेवा, शैक्षिक सेवा, ये सब होते हैं, तो ये कार्यात्मक प्रकार हैं। इसी तरह से कार्यात्मक इकाई भी होती है। कार्यात्मक इकाई से आशय उस विशिष्ट संस्था या इकाई से है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करती है। जैसे कि सोशल फंक्शन में स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, ये सोशल फंक्शंस से जुड़े हुए हैं। एजुकेशनल फंक्शंस से प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी, ये सब जुड़े हुए हैं, तो ये फंक्शनल यूनिट हो गए। अब यहाँ से प्रत्येक कार्यात्मक इकाई और कार्यात्मक प्रकार की एक निश्चित थ्रेशोल्ड होती है। ये हम लोग को अपने पूर्व बातों से ही निकल के आया। इसी तरह से प्रत्येक कार्यात्मक इकाई और प्रकार का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। कार्यात्मक इकाई और प्रकारों की संख्या तथा स्तर जितना अधिक होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा। नेक्स्ट बात है कि किसी भी केंद्र स्थान की जनसंख्या और उसके कार्यात्मक इकाइयों के बीच में धनात्मक संबंध होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे कार्यात्मक इकाइयों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। अगला है कार्यात्मक प्रकार और जनसंख्या। कार्यात्मक प्रकार और जनसंख्या के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। अधिक जनसंख्या वाले केंद्रों में कार्यों की विविधता और प्रकारों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रकार और कार्यात्मक इकाइयों के बीच में संबंध। कार्यात्मक प्रकार और कार्यात्मक इकाइयों के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे कार्यात्मक इकाइयों की संख्या बढ़ती है, कार्यों की विविधता भी बढ़ती चली जाती है। अब नेक्स्ट इनके पॉइंट हैं वस्तुओं का परिसर। तो वस्तुओं का परिसर किसे कहते हैं? वस्तु या सेवा के निकटतम केंद्र स्थान से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी वस्तु एवं सेवा को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जितनी अधिकतम दूरी तक तय करने को तैयार होता है, उसे ही वस्तु का परिसर कहते हैं, रेंजेज ऑफ गुड्स कहते हैं। दैनिक वस्तुओं का परिसर कम होता है और महंगी वस्तुओं का परिसर अधिक होता है। रेंजेज ऑफ गुड्स निकालने के लिए एक फार्मूला है, मैक्सिमम डिस्टेंस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू ट्रैवल फॉर अ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कंज्यूमर है कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तुओं की परिसर कहते हैं। तो अब तक ये देख रहे हैं कि स्टेलर में बहुत सारे डिफिनीशंस दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, जैसे कि रेंजेज ऑफ गुड्स, वस्तुओं की परिसर, थ्रेशोल्ड्स, कार्यात्मक प्रकार, कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक प्रकार, इकाई और जनसंख्या का संबंध, ये सब मिलकर सेंट्रल प्लेस का और उसके जो सब हायरार्की हैं उनका हेक्सागोनल पैटर्न में होना, क्योंकि जो सर्कल्स वगैरह होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं या उसमें कुछ क्षेत्र छूट जाता है, इसलिए उन्होंने हेक्सागोनल लिया। इन सब बातों को स्वीकार करने के बाद क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में केंद्रीय स्थानों के पदानुक्रमों की माला प्रस्तुत की, यानी कि सेंट्रल प्लेस और उसके जो सब पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में हायरार्की होती है। इस हायरार्की या पदानुक्रम की मान्यता यह है कि किसी प्रदेश में स्थित बस्तियों के हायरार्की का स्थायी संबंध होता है, जिसे के वैल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। के वैल्यू के अनुसार बस्तियों का हायरार्की 3 प्रकार के वर्गों में करते हैं। निचला स्तर गांव का होता है, जो कस्बों पर निर्भर करता है। मध्यम का स्तर केंद्रीय कस्बों का होता है। ऊपर स्तर केंद्रीय नगरों का होता है, जो उन पर आश्रित कस्बों की सेवाएं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए
किस्टोलर का एक बार और आपको बता दें कि किस्टोलर का जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है अपर से लोअर की तरफ होता है। यानी मान लीजिए केंद्रीय नगर, फिर केंद्रीय कस्बे, उसके 6 केंद्रीय कस्बों का सेवा करता है, फिर हर केंद्रीय कस्बे अपने 6 निचले स्तर के गाँव का सेवा करता है। इसलिए अपर से लेकर नीचे की तरफ इसमें आपको स्थानिक संगठन के बारे में बात करना है। उपर्युक्त बातों के आधार पर किस्टोलर ने केंद्रीय स्थल व्यवस्था के संबंध को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रकार का थ्योरी दिया। पहले को हम लोग कहते हैं बाजार सिद्धांत। इसमें एक केंद्र समीपस्थ के 6 निम्न वर्ग के केंद्रीय स्थानों से घिरे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक अर्बन सेंटर हो गया तो उसके 6 कस्बा होंगे। प्रत्येक निम्न वर्ग की इकाई का 1/3 उपभोक्ता उस केंद्रीय स्थान से सेवाएं प्राप्त करने के लिए आता है। यानी जो वो 6 कस्बे हैं अपने से उच्च केंद्रीय स्थानों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए 1/3 आता है, बाकी उसके दूसरे केंद्रीय स्थल में चले जाते हैं, समीप के केंद्रीय स्थल में चले जाते हैं। तो केंद्र स्थल अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सेवा तो देगा ही, यानी अर्बन सेंटर देगा, उसको हम लोग 1 मान लेंगे। बाकी वो 6 जो हैं, जो केंद्रीय कस्बे, उनको 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 तो 2 आ जाएगा, और एक अपना वो खुद का सेवा देगा। इस तरह से 3 प्रकार का सेवा, 3 फार्मूला आ गया। तो के वैल्यू 3 को ही हम लोग मार्केटिंग थ्योरी या विपणन सिद्धांत कहते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र स्थलों की संख्या 1, 3, 9, 27, 81 के क्रम में बढ़ता है। चौथा जो दूसरा नेक्स्ट थ्योरी है यातायात सिद्धांत, ट्रांसपोर्ट थ्योरी, जिसको K4 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें प्रत्येक षटकोण के आधे उपभोक्ता उच्च वर्ग के केंद्र द्वारा सेवित होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बीच से है, अभी यहाँ पर देख रहे थे किनारे से 1/3 ये 1/3 अपने आया, 1/3 दूसरे और में चला गया, 1/3 तीसरे में चला गया। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट थ्योरी में क्या दिख रहा है कि आधे उपभोक्ता जो हैं अपने अर्बन सेंटर्स पर आते हैं, अपने जो उनसे उच्च स्तर का जो अर्बन सेंटर है उसके पास आते हैं। तो इस प्रकार से 1/2 करके क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 6 को काटिएगा, 3 होगा, और वो अर्बन सेंटर अपना खुद ट्रांसपोर्ट की सुविधा अपने निजी इलाकों को देगा। इस तरह से 3 + 1 = 4 हो जाता है, और इस तरह से K = 4 हो गया। इसे ही ट्रांसपोर्ट थ्योरी कहते हैं। इसमें जो सेटलमेंट की जो संख्या बढ़ती है वो 1, 4, 16, 64 के क्रम में वैल्यू उनका आता है K का। नेक्स्ट हम लोग प्रशासकीय सिद्धांत को देखते हैं। जहाँ प्रशासनिक नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है, वहाँ एक केंद्र अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अलावा 6 समीपवर्ती स्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण करता है। अतः इस नियम के अनुसार K = 6 + 1 = 7 हो गया। कैसे? जैसे ये 6 देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हैं, कि यानी मान लीजिए कि ये एक अर्बन सेंटर हो गया बीच में, और 6 इसके केंद्रीय कस्बे हैं। वो 6 केंद्रीय कस्बे अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस अर्बन सेंटर के द्वारा करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो केंद्र स्थानों की संख्या में वृद्धि होगी अपने अपर से लोअर के नीचे के रूप में, तो 1, 7, 49, 343 के रूप में होती है। 1749, 343 के क्रम में बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रल प्लेस थ्योरी को समझ लिया। अब केंद्र स्थल सिद्धांत की आलोचना में आते हैं। किस्टोलर ने अपनी मान्यताओं द्वारा वास्तविक दुनिया को बहुत सरल बना दिया। यह निश्चयवादी हैं और उन्होंने सेवा केंद्रों के निश्चित पदानुक्रम बताया, जो कि वास्तविक धरातल पर ऐसा नहीं पाया जाता। इसी तरह से दूसरा जो इनकी आलोचना में बात किया जाता है कि किसी स्थान पर अधिवास समान दूरी पर विकसित नहीं होते, बल्कि यादृच्छिक तरीके से विकसित होते हैं, रेंडमली विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम इक्वल डिस्टेंस पर ही विकसित होगा। तीसरा बात है, कुछ स्थानीय कारणों से केंद्रीय स्थानों के वितरण योजनाबद्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए मान लीजिए घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं या अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर केंद्रीय स्थान स्थापित हो जाते हैं, और उनका आकार षटकोणीय न होकर वृत्ताकार या कुछ रेक्टेंगुलर या नियमित आकार का, एमाफोरस आकार का हो सकता है। चौथा जो पॉइंट है इसमें, इस सिद्धांत पर यातायात साधनों, सामाजिक आर्थिक लाभों और अन्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे भूमि का उपयोग, कृषि का प्रकार, कृषि की गुणवत्ता, सरकारी संगठन आदि। ये सभी सेटलमेंट पैटर्न को प्रभावित करते हैं। और
ये जो उसका हेक्सागोनल पैटर्न है उसको वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री का इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो सेंट्रल प्लेस का जो वास्तविक स्वरूप है वो बदल सकता है, हेक्सागोनल नहीं रह पाएगा। अब इसकी प्रयोगता पर आ जाते हैं कि आधुनिक युग में केंद्रीय स्थानों की अनुप्रयोगता और उपयोगिता। आज के आधुनिक युग में केंद्रीय स्थान अपने स्थानों और पड़ोसी लाभप्रद क्षेत्रों को खुदरा एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अभी भी बिजनेस में वास्तव में दिखता है कि मान लीजिए कि कोई डेली यूज का वस्तु है ना, उसको हम लोग नज़दीक में ही खरीदते हैं, और जो ऐसे कार वगैरह खरीदना है तो उसके लिए हम लोग नोएडा तक जा सकते हैं। तो ये बात सही है इनमें कि सस्ती वस्तुओं का जो रेंजेज ऑफ गुड्स है वो नज़दीक होता है, और जो महंगी वस्तुएं उनका रेंजेज ऑफ गुड्स जो है वो ज़्यादा दूर तक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय सिद्धांत आज भी रिलोकेशन पॉलिसी पुनः स्थापन नीति के दिशा निर्देशों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रिलोकेशन थ्योरी पुनः स्थापन नीति के तहत सेटलमेंट का आदर्श पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में ज़रूर ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पर बात करता है। जर्मनी के उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय फोल्डर्स के नियोजन में इसे शामिल किया गया था। इसी तरह से सेंट्रल प्लेस थ्योरी की यह योजना संभवतः धरातल पर बस्तियों के वितरण के बारे में उसी प्रकार बताता है जैसे कि कॉन्सेंट्रिक के जो हम लोग रिंग थ्योरी पढ़े थे, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत नगर के भीतर भूमि उपयोग के बारे में, ये हम लोग सेकेंडरी वलय सिद्धांत किसका है, ई.डब्ल्यू. वर्गेस का मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी है। जैसे कि भीतर नगर के भीतर भूमि के उपयोग के बारे में बताता है, वैसे ही केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो है वो बस्तियों के सरफेस पर उसका डिस्ट्रीब्यूशंस को बताता है। तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टोलर की थ्योरी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिस्टोलर और लॉस का कंपैरिजन पढ़ेंगे और उसके बाद लॉस को भी देखेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, क्रिस्टोलर हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।